हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं हूं प्रदीप चौधरी और आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल PWP पर स्वागत है। जैसा कि कुछ टेक्निकल इशू के कारण जो है लेक्चर नहीं लिया जा रहा था। इसमें कैमरे में कुछ खराबी आ गई थी, लैपटॉप भी कुछ डिस्टर्ब हो गया था। इन्हीं सभी समस्याओं के चलते जो ये टेक्निकल गड़बड़ी हो गई थी, इसी के कारण किसी भी प्रकार का कोई लेक्चर नहीं बना मिल रहा था। हालांकि यूपी बोर्ड ने डेट शीट भी जारी कर दिया है और आपका एग्ज़ाम जो है फरवरी महीने में जो है 18 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। अभी तक हमने जो भी लेक्चर लिया है वह मैथ में 3 चैप्टर पूरा हुआ है। अब आज से मैथ के चौथे चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग ये जानते हैं कि जो भी लेक्चर लिया जाता है, जिस भी चैप्टर के बारे में लेक्चर लिया जाता है, उसमें जो है एक क्रम के अनुसार, जिसमें सबसे पहले हम लोग उस चैप्टर के बारे में जो इंट्रोडक्शन होता है उसको जानेंगे। इंट्रोडक्शन को जानने के बाद जो उसके एग्जाम्पल्स होते हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे और सबसे अंत में हम लोग एक्सरसाइज में जो भी प्रश्न आए हुए हैं उन सभी को भी अलग अलग तरीके से जो भी नियम आएंगे उन सभी को अच्छे तरीके से हल कर लेंगे। तो चैप्टर के समापन के लिए 3 कड़ी ध्यान रखना कि इंट्रोडक्शन आपको पहले पढ़ना है, इसके बाद में आपको एग्जाम्पल सभी को हल करना है और उसके बाद में एक्सरसाइज पर हम लोग फिर पहुंच जाएंगे। और उसके बाद में ये जो क्रम अब चालू है चलेगा जो आगे, ये उम्मीद है कि अब रुकेगा नहीं। यदि किसी भी प्रकार से टेक्निकल कोई गड़बड़ी नहीं आती है तो ये आपका सिलसिला लगातार चलता रहेगा और आने वाले समय में हम लोग कोशिश ये करेंगे कि दिसंबर के अंत तक पूरे मैथ को समाप्त कर दें। बस किसी भी प्रकार की इंस्ट्रूमेंटल या फिर हमारा जो उपकरण है इसमें किसी प्रकार की डिस्टर्ब ना आए, तो किसी प्रकार से आपका जो सिलेबस है अंतिम दिसंबर तक वो समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग देर ना करते हुए अब हम सीधे अपने टॉपिक पर चलेंगे। बाकी जो भी सुझाव आपके लिए रहेगा एग्जाम में बेहतर किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से नंबर और बेहतर आने चाहिए, इन सभी पर बीच बीच में जो है हम आपको तरीके को बताते चलेंगे। तो देर ना करते हुए पहले हम लोग चलते हैं अपने इस टॉपिक पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं चैप्टर 4 दिया गया है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हमने जितने भी चीजें नोट्स के रूप में रहती हैं, जो की पॉइंट रहते हैं, जिनके द्वारा एग्जाम्पल हो या फिर एक्सरसाइज के प्रश्न हो, उन सभी को हल करने में बहुत सुविधा मिलेगी, उनको हमने यहाँ पर पहले लिख दिया है। लिखा इसीलिए है कि जिससे थोड़ा सा समय बचे। हालांकि इतने में ही शामिल नहीं है कि ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, इसके बाद भी और है, तो आगे आप अभी को देख लेंगे आगे। तो दिया गया है यहाँ द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि आखिर द्विघात समीकरण होता क्या है। तो द्विघात से मतलब है कि जो भी चर राशि होती है, चर राशि में चाहे x लीजिए, y लीजिए, z ले लीजिए, जो भी चर राशि आती है उस चर राशि की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। और समीकरण होने के लिए ये जरूरी है कि कहीं ना कहीं एक जगह पर बराबर का चिन्ह अवश्य आना चाहिए। तो यहाँ द्विघात समीकरण है की परिभाषा हमने लिखा है, लेकिन आपके दिमाग में एक बेसिक कॉन्सेप्ट बनना चाहिए। तो द्विघात से मतलब है कि जो भी चर राशि आएगी उसका जो अधिकतम पावर है वह 2 होना चाहिए और उसमें समीकरण होने का निष्कर्ष ये है कि वहां पर कहीं ना कहीं एक जगह पर बराबर का चिन्ह अवश्य ही आना चाहिए। तो इसलिए यहां पर हमने लिखा है कि ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है, 2 होता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। अब समीकरण के कंडीशन में अभी आपको बताए हैं कि बराबर का एक जगह पर कहीं ना कहीं उपयोग होना चाहिए। तो ये भी चीज आप अपने दिमाग में रखे रह सकते हैं, या आगे लिख सकते हैं कि समीकरण में एक जगह पर इक्वल का जो साइन है, बराबर का जो चिन्ह है, एक जगह पर अवश्य ही आना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में उसे हम द्विघात समीकरण के रूप में कहेंगे। जैसे यहाँ आप देखेंगे एग्जाम्पल हमने बनाया है x² + 5x + 6 =
0। तो आप ये कैसे कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण है? तो सबसे पहले आप चर राशि को पहचानिए, इसमें चर राशि क्या दी गई है। तो आप देखेंगे चर राशि दो जगह है, यक्स यक्स, यहाँ यक्स का पावर 2 है, यहाँ यक्स का पावर 1 है। तो हमने कहा है कि चर राशि की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, तो यहाँ 1 वाला नहीं लेकर के हम लोग 2 वाला ले लेंगे, तो ये द्विघात हो गया। समीकरण है, चूंकि बराबर का चिन्ह एक जगह पर आना चाहिए और आया भी है, इसलिए ये आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। फिर इसके बाद में आप दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलेंगे। दिए हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, यहां बराबर आया है इसीलिए समीकरण है। एक्स का अधिकतम घात जो है 2 दिया गया है, इसीलिए द्विघात बन जाएगा, तो द्विघात समीकरण बने। ऐसे यहां पर देखेंगे 6x प्लस 8 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0 लिख दिया गया। तो इसमें भी आप चर राशि को देखेंगे तो x है, तो x का घात यहाँ 2 है, यहाँ x का घात 1 माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में x का अधिकतम घात 2 मिला है और एक जगह पर बराबर का भी चिन्ह आया है, इसलिए ये आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा। अब 3 एग्जाम्पल तो हमने दे दिया है, अब और भी एग्जाम्पल आप खुद से सोच सकते हैं। बस कंडीशन यही है कि जो चर राशि आएगी, चूंकि हमने सभी को यक्स में लिखा है, आप सभी को वाई में बना सकते हैं, सभी को जेड में बना सकते हैं, आप किसी भी चर राशि में बना सकते हैं। तो यहां पर ये आपका जो है द्विघात समीकरण के रूप में पहचाना जाएगा। आगे आपका टॉपिक है द्विघात समीकरण का मानक रूप। क्या आखिर द्विघात समीकरण का मानक रूप होता क्या है? तो मानक रूप का मतलब है कि लिखने का तरीका। तो जब भी आप द्विघात समीकरण को देखेंगे तो उसका मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये आपका जो है द्विघात का मानक रूप है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो जाएगा। मानक द्विघात समीकरण होता क्या है, किस प्रकार से मानक द्विघात समीकरणों को लिखा जाता है? तो इसके लिए क्या करते हैं आप ये जान लीजिए कि कहीं पर कोई भी समीकरण लिखा गया है, सबसे पहले चर राशि की जो अधिकतम घात होती है उसे लिखेंगे, उसके बाद उससे कम वाली घात को लिखते हैं, फिर उसके बाद में उससे कम वाली घात को लिखते हैं, और अंतिम में जो अचर पद होता है अर्थात केवल संख्याएं जो होती हैं उन्हें अंतिम में लिखा जाता है। तो यहाँ हमने देखे परिभाषा के रूप में बनाया भी है, वही नियम भी है। किसी द्विघात समीकरण के पदों को घातों के घटते क्रम में लिखने पर, अभी आपको बताए हैं घातों के घटते क्रम में, और घातों के घटते क्रम में मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर अचर पद को लिखेंगे। तो लिखने पर जो प्राप्त समीकरण है वही मानक द्विघात समीकरण कहलाता है। चलिए एग्जाम्पल यहां पर हम बनाएंगे। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पर लिख दिया गया 6x के पावर 2 प्लस 8x के पावर 3 प्लस 9 प्लस 4x के पावर 7। चलिए तो एग्जाम्पल 1 हमने ले लिया है, और इसी एग्जाम्पल को या इसी जो यहाँ पर ये समीकरण बन रहा है इसी को बनाना है हमें मानक द्विघात समीकरण के रूप में। तो कोई भी समीकरण यदि दिया गया है उसे मानक द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे, इसके लिए ये जरूरी है कि सबसे पहले जो भी समीकरण दिया है इसमें चर राशि की अधिकतम पावर वाले को चुनेंगे। तो ऐसा पद आप इसमें चुनिए जिसमें x का पावर सबसे बड़ा हो, तो यहां मिलेगा x के पावर 7, तो यहां पूरा पद लेंगे 4x के पावर 7 हो जाएगा। तो जब आपको मानक द्विघात समीकरण लिखना होगा तो यहां लिखेंगे 4x के पावर 7। इसके बाद में इससे छोटे वाले घात को देखेंगे तो इसके 7 यहाँ घात है, यहाँ 3 है, 3 वाला पद ले लेंगे 8x के पावर 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ मिलेगा 6x के पावर 2, और अंतिम में आपका संख्या मिलेगा जो अचर पद है, और बराबर यहाँ पर हो जाएगा 0। तो कहीं भी आप यदि देखते हैं कोई द्विघात समीकरण लिखा गया है वह मानक द्विघात समीकरण के रूप में है कि नहीं है, इसकी पहचान आप उसके चर की घातों के द्वारा लगा सकते हैं। यदि आपका इस रूप में दिया गया है तो ये मानक द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि घात पहले छोटी फिर उससे बड़ी फिर और भी बड़ी हो जाती रही है, तो इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। लेकिन अभी आप और देखिए, हो सकता है
यहां पर हम 10 कर दें, यहां पर 10 कर देंगे, तो 10 जब करेंगे तो ये वाला पद पहले लिखा जाएगा और ये वाला पद बाद में हो जाएगा। तो ये तो एग्जाम्पल आपको एक बता ही दिए। अब दूसरा इसी पर सेट हमने कर दिया है, दूसरा एग्जाम्पल यहीं पर बना दिए हैं और यहां पर 9x लिख दिया जाए, 9x लिख दिया गया। अब इसमें पहचानिए कि सबसे बड़ी घात चर राशि की कौन सी है। आप पाएंगे 8x के पावर 10 प्लस, इसके बाद चलेंगे तो आएगा आपका 4x के पावर 7, यहां आपको मिलेगा 4x के पावर 7। फिर इसके बाद आपको मिलेगा 6x स्क्वायर, इसके बाद आपको मिलेगा प्लस 9x और इक्वल टू हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें अचर पद नहीं है। तो किसी भी द्विघात समीकरण को मानक द्विघात समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे, इसमें आप चर राशि को लीजिए और उनके घातों को देखते हुए एक एक के आप घातों को घटाते हुए चलिए और अंतिम में अचर पद को लिखिए, और नहीं होगा तो नहीं लिखा जाएगा। तो जैसा कि एग्जाम्पल आपको हमने दो दो बता दिया, एक पहले इसी में बताए थे, दूसरा ही क्रमबद्ध कर दिया गया। चलिए अब आगे है द्विघात समीकरण की जांच करने की विधि, अर्थात द्विघात समीकरण या फिर कोई ऐसा समीकरण जो दिया गया है वह द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा, इसे जांच करने की तरीके क्या है, उसकी विधि क्या है। तो यहाँ सबसे पहले हमने नियम दिया है कि दिए गए समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, जो कि परिभाषा में ही आपको बता दिए हैं कि द्विघात समीकरण वही होगा जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है, और जिस समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात 2 हुई वह द्विघात समीकरण के रूप में जाना ही जाएगा। तो ये हो जाएगा पहला। दूसरा में बताया गया कि जिस चर राशि की अधिकतम घात 2 है उसका गुणांक कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिखा है, हाँ यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर दिया गया। अब इसके पहले यहाँ पर 0 कभी नहीं होना चाहिए, 1 हो 2 हो या प्लस में माइनस में किसी भी रूप में रह सकता है संख्या, लेकिन बस ये जरूरी है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कभी शून्य नहीं होना चाहिए। तो दो कंडीशन है द्विघात समीकरण को जांच करने का। पहला कंडीशन है चर राशि की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, और दूसरा कंडीशन है कि जिस चर राशि की अधिकतम घात 2 है उसका गुणांक कभी शून्य नहीं होना चाहिए। कि कहीं पर ऐसे लिख दिया जाए कि 0x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और बराबर 0 ऐसे लिख दिया जाए, तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये नियम बनाया गया है, नियम बता भी दिया गया आपको कि जिस चर राशि का अधिकतम घात 2 है उसका गुणांक कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। चलिए इसके बाद में अब आपको कुछ सूत्र याद करने पड़ेंगे, क्योंकि जब भी समीकरण दिया जाएगा थोड़ा सा जटिल भी होगा, कहीं कहीं पर आसान भी रहेगा, कहीं पर हो सकता है तुरंत ही आप गुणा कराइए समीकरणों के रूप में बना लीजिए, कहीं पर आपका बीजगणित का फार्मूला भी लगेगा। तो जो फार्मूले कंपलसरी हैं आपको इस चैप्टर में द्विघात समीकरणों की पहचान के लिए, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। इस सूत्रों को आप लोग पीछे भी पढ़े होंगे, हालांकि एक बार और देख लें। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। अगला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, इसका सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, अर्थात a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के दो दो सूत्र हैं। आप इसे भी यूज कर सकते हैं, आप इसे भी यूज कर सकते हैं। आगे है a प्लस बी का होल क्यूब, आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। ऐसे a माइनस बी का होल क्यूब आएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी हो जाएगा। अगला है सातवां a क्यूब प्लस बी क्यूब सॉरी, इसमें होता क्या है, पांचवें और सातवें में आप देखिएगा तो बच्चे इन दोनों सूत्रों में ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूजन क्या पूछेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बताइए, तो यही ऊपर वाला ही वो बताने लगते हैं, और वो की जो है गलत माना जाता है, क्योंकि गलत वो सूत्र ही रहता है। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब ये अलग है और a क्यूब प्लस बी क्यूब ये अलग है। a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a स्क्वायर
माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से ए माइनस बी का होल क्यूब देखिए 6वें नंबर में दिया गया, और यहाँ 8वें में ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसमें भी कंफ्यूजन रहती है। तो कंफ्यूजन आपका एकदम से दूर होना चाहिए कि ए माइनस बी का होल क्यूब अलग सूत्र है और ए क्यूब माइनस बी क्यूब अलग सूत्र है। इसका सूत्र होता है ए माइनस बी पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो जो भी ये सूत्र दिए गए हैं, इन सभी सूत्रों के द्वारा हम लोग जो भी समीकरण दिए जाएंगे उन सभी समीकरणों को हल करेंगे, और हल करने में इनका उपयोग करना ही पड़ेगा। चलिए आगे हेडिंग है द्विघात समीकरण के मूल। मूल क्या होता है कि जो भी द्विघात समीकरण दिया गया है, यदि आप किसी एक ऐसे मान को लीजिए और उसे द्विघात समीकरण में आप रख दीजिए, रखने के बाद यदि उसका मान जो है उसे संतुष्ट कर देता है, मतलब उसे रखने पर दोनों पक्षों का मान बराबर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये कहा जाता है कि वही जो मान है वह द्विघात समीकरण के मूल कहलाएंगे। हमने यहाँ परिभाषा भी बनाया है कि चर राशि के वे सभी मान जो किसी द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं। अब यहाँ पर द्विघात समीकरण के मूल के लिए आपको देखना है कि किस प्रकार से द्विघात समीकरण के मूल से संबंधित टॉपिक पर प्रश्न बनाए जाते हैं। तो पहला यहाँ पर हमने लिखा है कि चर राशि का कोई मान द्विघात समीकरण का हल है या नहीं जांच करना। तो पहला तो इसी पर क्वेश्चन बनता है कि लिख दिया जाएगा कि जांच कीजिए x बराबर 3 या x बराबर 8 या x बराबर -2, कुछ भी x का मान लेंगे और एक द्विघात समीकरण लिखा रहेगा, उसके बारे में बताना है कि यह जो मान दिया गया है वह इस द्विघात समीकरण का हल है या नहीं। अब इसके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने एक एग्जाम्पल को भी ले लिया है कि जांच कीजिए कि x बराबर -5 एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 बराबर 0 का हल है अथवा नहीं है। कैसे पता चलेगा? पता चलने के लिए यहां पर x का जो मान आया है -5, इसे आप इस समीकरण में रख दीजिए। समीकरण में ये बराबर के इधर जो है इसे LHS कहेंगे और इधर का मान RHS हो जाएगा। तो जब हम लोग x के जगह पर -5 रखेंगे, यदि कहीं दोनों तरफ का मान बराबर आ गया, इधर आपने हल किया, मान जो मिला है वह मान इधर वाले मान के बराबर होना चाहिए, मतलब शून्य ही होना चाहिए। चलिए हल के लिए हमने जगह छोड़ रखा है, यहाँ पर हल किया जाता है। तो दिया गया है क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 बराबर दिया गया है 0। चलिए x के जगह पे -5 रखिए, तो आएगा -5 का स्क्वायर प्लस 8 गुणे -5 प्लस हो जाएगा 15 और बराबर मिलेगा 0। -5 का वर्ग करेंगे 25, यहाँ पर 8 का गुणा -5 में कराएंगे -40 प्लस हो जाएगा 15 बराबर मिलेगा आपको 0। अब 25 में से 40 को घटा दीजिए, आएगा -15 प्लस 15 बराबर 0। ये आपका दोनों माइनस प्लस मतलब अलग अलग चिन्ह है लेकिन संख्या एक है, तो 0 यहाँ मिलेगा, 0 बराबर 0 हो गया। आप ये कह सकते हैं LHS का मान RHS के बराबर है, इसलिए आप ये लिख सकते हैं कि x बराबर -5 कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 बराबर 0 का एक हल है। चलिए तो ये आपका इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। इस पर आपके अनेकों प्रश्न बनते हैं, बहुविकल्पी के रूप में भी प्रश्न आ सकता है या अधलघुत्तरी के रूप में प्रश्न आ सकता है कि जांच करना रहेगा, कोई मान दिया जाएगा, वह मान उस समीकरण का जो द्विघात समीकरण दिया जाएगा उसका हल है या नहीं है। चलिए तो पहला टॉपिक हो गया। दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं। द्विघात समीकरण में उपस्थित अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना जब समीकरण का मूल ज्ञात हो। अर्थात द्विघात समीकरण में जो भी अज्ञात राशि है
जैसे मान लीजिए P हो गया, Q हो गया, R हो गया, तो कोई भी राशि दे सकता है उस द्विघात समीकरण में, जो अज्ञात हो उसी का मान निकालना रहेगा। लेकिन कंडीशन है जब उसका मूल जो है पहले से पता हो। इस पर भी हमने एक क्वेश्चन यहां तैयार कर दिया है। क्वेश्चन दिया है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 है, तब p का मान ज्ञात कीजिए। या p का मान बताइए क्या होगा। तो आपको बताए हैं कि जो भी समीकरण दिया रहेगा उस समीकरण में यदि कोई भी उसका एक मूल बन रहा है तो क्या करिए, उस मूल को आप x के जगह पर रख दीजिए। x के जगह पर जैसे ही रखेंगे फिर आप पूरे का सलूशन कीजिए। तो सलूशन करेंगे तो जो मान आएगा वही उस अज्ञात राशि का मान हो जाएगा। चलिए कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 लिखा गया, और ये कहा गया है कि x बराबर -2 इसका एक मूल है। चलिए -2 यहां पर रखिए, -2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे -2 हो जाएगा, माइनस पी बराबर मिलेगा 0। -2 का वर्ग करेंगे तो -2 का वर्ग आएगा 4, फिर इसके बाद प्लस माइनस का गुणा माइनस 2 दूना 4, माइनस पी बराबर हो जाएगा 0। 4 में से 4 घटाएंगे 0, माइनस पी बराबर 0, अर्थात पी का जो मान है वह सीधे शून्य मिल जाता है, शून्य मिल गया है। तो आप यहाँ पर ये दूसरे टाइप को देख लिए हैं कि जब भी द्विघात समीकरण में कोई अज्ञात राशि दी है और उसी के अज्ञात राशि ज्ञात करनी है और उसी के साथ में एक मूल पहले से दे दिया गया हो कोई, तब उसमें जो अज्ञात राशि है उसका मान कैसे हम लोग निकालेंगे। तो तरीका यही है कि जो भी मूल दिया गया है उस मूल को उसी द्विघात समीकरण में x के स्थान पे, या y का मान लीजिए y के रूप में समीकरण बना है तो y के स्थान पे, z के रूप में बना है तो z के स्थान पे आप रख दीजिए। सॉल्व करेंगे तो जो अज्ञात राशि दी गई है उसका मान आप तुरंत ही प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद दिया है तीसरा, द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां। ये तीसरा नया टॉपिक है कि द्विघात समीकरण को आखिर हल कैसे किया जाए। तो जैसे आपने वहां पर जो समीकरण होते थे दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसे हल करने की विधि आपने देखा था, विलोपन, प्रतिस्थापन, एक और विधि थी वज्र गुणनखंड, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। हालांकि दो विधियां तो आपके सिलेबस में हैं, जो आपका है विलोपन और प्रतिस्थापन विधि। ठीक इसी प्रकार से जो द्विघात समीकरण दिया होता है, द्विघात समीकरण को हल करने की भी विधियां होती हैं। पहली विधि है गुणनखंड विधि, कि गुणनखंड करने के लिए आपको आना चाहिए। तो गुणनखंड विधि के द्वारा द्विघात समीकरण कैसे हल करते हैं, तो ये पहली विधि होगी। दूसरा विधि है पूर्ण वर्ग बना करके, कि पूर्ण वर्ग बना करके कैसे हल किया जाता है, ये दूसरी विधि होगी। और तीसरा विधि है श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा, और श्रीधराचार्य सूत्र को हमने यहाँ लिख दिया है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब आप यहाँ पर ध्यान ये रखें कि अभी जो भी ये रेशनलाइज सिलेबस आया है उसमें केवल गुणनखंडन विधि के द्वारा ही आपका ये दिया गया है कि गुणनखंडन विधि के द्वारा द्विघात समीकरण को हल किया जाए। लेकिन ये जो पूर्ण वर्ग विधि है इसको कैंसिल कर दिया गया सिलेबस से, और यहाँ पर श्रीधराचार्य विधि का जो सूत्र होता है इसके द्वारा भी आपको नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर जब भी गुणनखंड जो होता है मध्य पद को तोड़ करके किया जाता है, सूत्रों के द्वारा भी गुणनखंड होता है। जैसे आप पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं, 9वीं कक्षा में आपने बहुपद वाले चैप्टर में वहां पढ़ा हुआ है कि जो सूत्र होते हैं उनके आधार पे कैसे गुणनखंड करते हैं, और यहाँ पर मध्य पद को तोड़ करके भी बताया गया होगा। अब इसमें मान लीजिए कि ऐसा स्थिति आ गया है कि मध्य पद को तोड़ करके गुणनखंड नहीं बन रहा है, समीकरण ऐसे रैंडमली दे दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग नियम लगाते थे श्रीधराचार्य सूत्र का, और इसके द्वारा वह द्विघात समीकरण किसी भी रूप का हो, किसी भी तरीके से प्लस माइनस चाहे जैसे दे दिया जाए, अंडर रूट के अंदर दे दिया जाए, तो हर एक प्रकार से समीकरण जो दिया है तो उसका हम लोग गुणनखंड श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा कर सकते हैं।
तो सूत्र हालांकि हमने लिख दिया है, आप याद भी कर लें। हालांकि जो है इस पर आधारित ज्यादा बहुत प्रश्न इसमें है नहीं, लेकिन फिर भी आपको याद करना जरूरी है। चलिए इतना हो गया। तो ये द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां बताई गई, गुणनखंड विधि द्वारा या गुणनखंड करके, पूर्ण वर्ग बना करके, और इसके बाद श्रीधराचार्य के विधि के द्वारा। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे है विविक कत्कर। विविक कत्कर का सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब विविक कत्कर ज्ञात करने की विधि क्या है कि सूत्र तो यहां पर आपको मिल गया है कि d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन इसे हम लोग ज्ञात कैसे करेंगे, इसे हल कैसे करेंगे, d का मान कैसे निकालेंगे? तो उसी के लिए हमने यहाँ पर विधि को लगाया, बनाया है पूरा। अब विधि है क्या, यहाँ पर देखिए। सबसे पहले हमने यहाँ पर बनाया है कि जो भी आपका समीकरण दिया है, तो लिखा है सर्वप्रथम समीकरण को मानक रूप में परिवर्तित करेंगे। और मानक रूप हमने यहाँ पर आपको बता दिया है कि जो भी समीकरण दिया जाएगा उस समीकरण को सबसे पहले आप मानक रूप में करें, अर्थात उसकी चर की घातों को देख करके सबसे पहले बड़ी घात को, फिर छोटी घात, फिर उससे छोटी घात के रूप में लिखेंगे, परिवर्तित कर लेंगे। फिर इसके बाद में हमने मानक समीकरण बना दिया है, यहाँ पे बता दिया आपको कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। तो दूसरा काम क्या करना रहेगा कि जो समीकरण आपने लिया है उसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करके उसमें से a, b और c तीनों के मान को निकालना। तो यहाँ हमने लिख दिया है कि समीकरण की ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करके a, b व c का मान निकाल लेना, ज्ञात कर लेंगे। अब तीसरा काम क्या है, तो जब a, b, c का मान निकल जाएगा तो आप इसे सूत्र में रख दीजिए तुरंत ही। तो यहाँ तीसरा बना दिया गया है कि सूत्र d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का उपयोग करना। तो 3 काम आपको करना रहेगा जिससे आप यहाँ पर विविक कत्कर को निकाल लेंगे। पहला काम क्या है कि जो भी समीकरण दिया रहेगा उसे आप मानक रूप में बनाइए। मानक रूप में बनाने के बाद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करिए। तुलना करने के बाद ए बी सी का मान आएगा, और जैसे ए बी सी का मान निकलेगा वैसे ही आप सूत्र d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac में आप रखिए, तुरंत ही d का मान आपको मिल जाएगा। हमने एग्जाम्पल भी यहाँ दे दिया है, लिखा गया है इसमें 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0 का विविक कत्कर ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ जगह नहीं है तो हम लोग यहाँ हल कर ले रहे हैं इसको। चलिए तो ये पहले क्या करना है, क्वेश्चन लिख दिया जाए। क्वेश्चन दिया है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पहले ये देखेंगे क्या मानक रूप में है कि नहीं। तो ये पता चल रहा है कि ये मानक रूप में पहले है, अर्थात पहला नियम यहाँ पर उपयोग होगा नहीं, क्योंकि ये पहले से ही दिया गया एक्स स्क्वायर और यहाँ x के पावर 1 मानक रूप है। दूसरा काम, इसे तुलना कराइए। तुलना कराएंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर चलिए तुलना कर दीजिए। तुलना जैसे ही करेंगे x स्क्वायर का गुणांक a का मान होता है, तो a बराबर यहाँ पर 3 मिलेगा। सॉरी, x का गुणांक जो 4 है वह x यहाँ b के मान के बराबर होगा, तो b बराबर 4 मिलेगा। जो अचर पद होता है वह c का मान होता है, c का मान 2 हो जाएगा। सूत्र यहाँ लगाएंगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान देखेंगे क्या दिया गया, तो b का मान आप देखिए हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 3 गुणे 2, 4 का वर्ग करेंगे 16, 4 तिया 12, 12 दूना 24, यहाँ पर 24 आ गया, घटा दीजिए तुरंत ही, माइनस आ जाएगा 8। तो यहाँ पर d का जो मान है वह हमें मिल गया -8। तो किस प्रकार से विविक कत्कर निकालते हैं इसको आपको बता दिया गया। अब आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे उसी में कि विविक कत्कर में जो मान आता है कौन क्या चिन्ह में रहेगा, तो मान वास्तविक होगा, क्या रहेगा आभासी होगा, मूल बराबर कब होंगे, मूल बराबर होने का प्रतिबंध क्या है, उसके काल्पनिक मूल कब मिलते हैं,
तो इन सभी पर अगले पेज पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप पहले इसका अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको बता दिया गया है विवेक-कत्कर का सूत्र क्या होता है। विवेक-कत्कर का सूत्र आपको बताया गया कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और उसे हल करने की जो विधि है या फिर उसका जो d का मान है वो किस प्रकार से प्राप्त किया जाएगा, इसको निकालने के लिए आपको तरीका भी बता दिया गया कि सबसे पहले जो भी समीकरण दिया गया है उसे आप जो है मानक समीकरण के रूप में बदलें। मानक समीकरण के रूप में बदलने के बाद में आप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कराएं और उसमें से a, b और c का मान निकाल लें। मान निकालने के बाद आप d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac के सूत्र में रखें, वहां से आपको d का मान मिल जाएगा। अब जो d का मान मिलता है वह हो सकता हो धन में मिले, हो सकता है ऋण में मिले, हो सकता है शून्य हो जाए, या फिर अंडर रूट के अंदर ऐसी संख्या मिले जो कि किसी भी संख्या का वर्ग नहीं मतलब हो, जैसे अंडर रूट में -4 कर दिया जाए, या फिर अंडर रूट में 3 कर दिया जाए, या फिर हो सकता है अंडर रूट के अंदर में ऐसी संख्याएं बची हों जो किसी का पूर्ण वर्ग हो। तो उसी को लेकर के हमने यहाँ पर एक देखेंगे तो बॉक्स बनाया है जिसमें कंडीशन के अनुसार यहाँ पर मूलों की प्रकृति मिलेगी। यहाँ पर लिखा गया है विवेक-कत्कर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, अर्थात जब भी आप a b c तीनों का मान रखेंगे तो d का मान कुछ मिलेगा, और d का मान जो मिलेगा वह इन चारों में से कोई भी एक जरूर ही होगा। इसमें से हो सकता है d का मान यहाँ पर धन में मिले, और धन मिलने का मतलब है कि d का मान हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। d का मान जब भी 0 से बड़ा मिलेगा तो इसका मतलब है कि वह धनात्मक मान होगा। लेकिन एक कंडीशन और है हो सकता है कि वहां पर जो संख्या मिले d का मान वह पूर्ण वर्ग हो, जैसे d के बराबर मान लीजिए 4 मिल जाता है, तो 4 मिलेगा वो धन भी है और पूर्ण वर्ग भी हो जाता है। इसी प्रकार से 16 मिल जाए, 16 मिलेगा वो भी पूर्ण वर्ग है और धनात्मक भी है। तो ऐसी स्थिति में उसके जो मूलों की प्रकृति होगी वह वास्तविक, परिमेय और असमान हो जाएगा। वास्तविक, इसके बाद परिमेय और असमान। अब इसी की अगली कड़ी देखेंगे कि धनात्मक हो d का मान 0 से बड़ा भी होगा, लेकिन जो संख्या है वह पूर्ण वर्ग नहीं हो। ऐसी स्थिति में यहाँ पर वास्तविक, अपरिमेय और असमान हो जाएगा। तो यहाँ आपने दोनों को देखा, इसमें जो भी मान है वो धनात्मक है, और धनात्मक होने का मतलब है, एक मिनट, धनात्मक होने का मतलब है कि यहाँ पर d का जो मान है दोनों स्थितियों में वह 0 से अधिक ही रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आपने देखा वास्तविक दोनों में मिलेगा, यहाँ पर परिमेय है, यहाँ अपरिमेय हो जाएगा, लेकिन असमान दोनों में ही रहेगा। तो आपको 2 यहाँ पर बता दिया गया। तीसरा क्या है कि ऋणात्मक मान प्राप्त हो, अर्थात d का जो मान है -2, -1, -3 इस रूप में जब मिलेगा, इसका मतलब है कि d का मान 0 से छोटा ही आना चाहिए। और ऐसी स्थिति में जो मूल मिलेगा या मूलों की जो प्रकृति होगी वह काल्पनिक हो जाएगा। चौथी स्थिति में है शून्य, अर्थात d का जो मान है शून्य होना चाहिए। d का मान जब शून्य होगा तो वास्तविक, परिमेय और यहाँ पर समान मूल मिलेंगे। तो ये चीज आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर बहुविकल्पी प्रश्नों में पूछ लिया जाएगा कि यदि d ग्रेटर देन 0 मतलब d का मान 0 से बड़ा है और पूर्ण वर्ग नहीं है, तब मूलों की प्रकृति क्या होगी, विकल्प 4 दे दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी प्रकार से समस्या नहीं होगी कि d का मान
धनात्मक मिलेगा दो स्थिति में, अर्थात डी का मान 0 से बड़ा मिलेगा दो स्थिति में। एक स्थिति होगी पूर्ण वर्ग के लिए और एक स्थिति होगी पूर्ण वर्ग नहीं होने के लिए। वास्तविक दोनों में होगा, असमान दोनों में होगा, लेकिन जिसमें पूर्ण वर्ग मिलेगा उसमें आएगा आपका परिमेय और जिसमें पूर्ण वर्ग नहीं है उसमें आ जाएगा अपरिमेय। बाकी डी का मान यदि ऋणात्मक मिलता है तो काल्पनिक मान मिलेगा और डी का मान यदि शून्य मिल जाता है तो ऐसी स्थिति में वास्तविक परिमेय भी होगा और समान मूल मिलेगा। चलिए अब क्वेश्चन यहाँ पर इसी पर ही आधारित हमने दो प्रश्नों को यहाँ पर लिखा हुआ है। कैसे देखेंगे हल किया जाएगा वह आप यहाँ पर बहुत ध्यान के तरीके से देखें। दिया गया है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो प्रकृति हम लोग तभी बता पाएंगे जब डी का मान आएगा। डी का मान प्लस में है, डी का मान माइनस में है, डी का मान 0 है, तो ये सब कंडीशन को देख करके उसके मूलों की प्रकृति को हम लोग जान पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग हल करेंगे। इनको हल करने के लिए पहले द्विघात समीकरण को लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0। तुलना करेंगे हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, चलिए तुलना कर दिया जाए। जब हम लोग तुलना करेंगे तो यहाँ पाएंगे कि a का मान 1 होगा, b का मान 6 हो जाएगा और c का मान 9 हो जाएगा। आपको हमने बताया है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है तो यहाँ एक्स स्क्वायर के पहले का मान इस एक्स स्क्वायर के पहले के मान के बराबर, क्योंकि एक्स स्क्वायर के पहले कुछ है नहीं तो यहाँ 1 मानेंगे तो a का मान 1 हो जाएगा। यहाँ x का जो गुणांक है मतलब x के पहले जो लिखा है b वही इस x के पहले वाले का मान होगा, अर्थात b का मान 6 हो जाएगा और जो अचर पद होता है वह आपका संख्या होती है अर्थात c हो जाएगा। c का मान 9 आ गया। अब हम लोग सूत्र को लगाएंगे। तो लगाएंगे जब सूत्र तो यहाँ आपको मिलेगा d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए मान रखेंगे b स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 1 c का मान 9। 6 का वर्ग करेंगे 36, 4 एक 4, 4 9 36, अर्थात ये सीधे आ जाएगा 0। कहेंगे d का मान जो मिला है 0। अब बात किया जाएगा प्रकृति का। तो प्रकृति को यहाँ चार्ट आपका है ही, इसमें देख सकते हैं कि d का मान जब 0 होगा तो वास्तविक परिमेय और समान मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे वास्तविक परिमेय तथा समान, ये आपका जो है इसका आंसर निकल जाएगा। एक प्रश्न और है आपके लिए जिसमें मूल जो है देखना है कि इसके बारे में प्रकृति पहले से दे दी गई है और आपको k का मान यहाँ ज्ञात करना। चलिए पढ़ते हैं। यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस k बराबर 0 का विविक्त कर शून्य है तो उसके मूलों की प्रकृति तथा k का मान बताइए। चलिए तो पहले समीकरण दिया गया है, इनको हम लोग लिखेंगे। समीकरण दिया गया है यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस k बराबर 0 है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग ABC का मान निकालेंगे। तो ABC का मान जब निकालेंगे तो तुलना कराना पड़ेगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर चलिए तुलना कर लिया जाए। a का मान मिलेगा यहाँ से 3, b का मान मिलेगा -4, c का मान मिलेगा -k। आप याद रखिएगा ABC का जो मान होता है, यदि ये आपका समीकरण पूरा प्लस में दिया है तो उसके चिन्हों को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कहीं पर समीकरण माइनस में है तो ABC का मान भी माइनस में लिखा जाएगा। जैसा कि अभी आपने यही देखा था, इसमें सभी मान प्लस में थे
तो यहाँ पर ए बी सी तीनों के चिन्हों को लिखने का आवश्यकता नहीं पड़ी, कोई जरूरत नहीं है, प्लस माना जाता है। लेकिन जहां पर माइनस आ जाएगा उसके चिन्ह को हम लोगों को लिखना ही पड़ेगा। चलिए इतना मान हो गया। अब यहाँ ये कहा है विकट कर शून्य है, मतलब डी का मान पहले से शून्य दे दिया है, और डी का मान जैसे ही शून्य मिला वैसे ही कह रहा प्रकृति ज्ञात कीजिए। और प्रकृति यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि ये आपका प्रकृति हो जाएगा वास्तविक, कॉमा परिमेय, और आप कॉमा करके लिख सकते हैं समान, जो कि आपका यहाँ बताया ही गया है। तो डी का मान पहले से शून्य कह दिया था क्वेश्चन में, इसीलिए जो मूलों की प्रकृति है वह आपका मिलेगा वास्तविक, परिमेय और समान के रूप में। चूंकि अभी आपका क्वेश्चन अधूरा है, अभी के का मान निकालना। चलिए के का मान निकालते हैं। के का मान निकालने के लिए सूत्र हम लोग यूज करेंगे। सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का मान आप शून्य कर दीजिए, बी का मान देखेंगे तो मिला है -4 का स्क्वायर, फिर -4 गुणे ए का मान 3 और सी का मान -k हो जाएगा। चलिए 0 बराबर -4 का वर्ग करेंगे 16, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 तियां 12, 12 के आ जाएगा। चलिए यहां से जब हम लोग निकालेंगे 12 के बराबर, 12 के बराबर आएगा -16, यहां से के बराबर -16 बटे में 12 काट देंगे, 4 चौके 16, 4 तियां 12, अर्थात आंसर आपको मिलेगा -4 बटे 3। जो के का मान है वह -4 बटे 3 के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका इसी पर ही आधारित, मूलों की प्रकृति पर आधारित दो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल ले लिया था, जिससे आपको चीजें एकदम अच्छे तरीके समझ में आ जाएं। चलिए अभी आप इसका स्क्रीनशॉट बाद में लीजिएगा, अभी थोड़ा सा टॉपिक और है। अब आगे यहाँ पर जो दिया गया है हेडिंग आप देख पा रहे हैं, द्विघात समीकरण पर आधारित इबारती प्रश्नों। इबारती प्रश्न मतलब वर्ड प्रॉब्लम के रूप में होगा, जिसमें किसी किसी चीजों से संबंधित प्रश्न बनाए जाते हैं। प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ उपयोगी बिंदु। अब जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन होते हैं, जैसा कि आपने अभी तीसरे चैप्टर में देखा था, आयु से संबंधित था, रेलगाड़ी की चाल से संबंधित था, नाव की चाल से संबंधित था, आयु से संबंधित जो था 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष बाद में, इन सभी पर आधारित प्रश्न थे। ठीक इसी प्रकार से जो द्विघात समीकरण का चैप्टर है, इसमें भी कुछ बिंदु हमने यहाँ लिखा है जिसको जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक ही है। पहला यहाँ पर टॉपिक लिया गया है कि यदि कोई संख्या x है तब उसका व्युत्क्रम 1/x होगा। कभी कभी प्रश्न में आ जाता है कि एक संख्या 3 है तथा इसके व्युत्क्रमों का योग 5/8 है, तो संख्या बता दीजिए। तो ऐसी स्थिति में जब संख्या और व्युत्क्रम की बात आएगी तो संख्या के लिए आप x मानिए और उस संख्या का जो व्युत्क्रम होता है उसे 1/x के रूप में लिखिए। फिर इसके बाद में यहां पर आप देख पा रहे हैं 3 क्रमागत संख्याएं क्रमशः, अर्थात 3 क्रमागत संख्याओं के लिए इस पर आधारित प्रश्न बनाया जा सकता है। तो यदि 3 क्रमागत संख्याओं पर आधारित प्रश्न बनते हैं, पहली संख्या x मानी जाएगी, दूसरा x+1 माना जाएगा और तीसरा जो है x+2 के रूप में माना जाएगा। लेकिन कहीं 3 क्रमागत सम या विषम संख्या के रूप में आया है तो पहले को x मानेंगे, दूसरे को x+2 मानेंगे और अगले को x+4 मान लेंगे, ये तीसरा हो जाएगा। हो सकता है समकोण त्रिभुज पर आधारित कोई प्रश्न आ जाए तो उसके लिए पाइथागोरस प्रमेय आपको याद रखना पड़ेगा, जिसमें आपने पढ़ा ही होगा पहले कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग हो जाता है। ऐसे समकोण त्रिभुज पर आधारित प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा। आयत पर प्रश्न बन सकता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत के परिमाप पर बनाया जा सकता है, परिमाप होता है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। चाल पर बनाया जा सकता है, रेलगाड़ी या नाव किसी का भी, तो चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा। ऐसे
हाँ, ये बेहद इंपॉर्टेंट है इसमें कि 2 अंकों की संख्या पर आधारित प्रश्न भी आते हैं कि जब भी 2 अंकों की संख्या के अंकों का या 20 कह देगा, 25 कर देगा, कुछ भी कह देगा, तो उसमें आपको सबसे पहले 2 अंकों की संख्या मानना पड़ेगा 10x प्लस वाई, जिसमें y इकाई के स्थान पर है, यहाँ लिख दे दिए हैं, इसमें इकाई बराबर y मानेंगे और दहाई को जो है x माना जाता है। लेकिन इन्हीं के अंकों को आपस में बदलेंगे, इकाई को दहाई से, दहाई को इकाई से। ऐसी स्थिति में y के लिए x, x के लिए y, अपना स्थान बदल देंगे तो आपको मिलेगा 10y प्लस x। अर्थात 2 अंकों की संख्या जब भी मानेंगे 10x प्लस वाई, और जब उसके अंकों को बदलेंगे तब जो नई संख्या मिलेगी वह 10y प्लस x हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे 10x प्लस वाई में y इकाई है और x जो है दहाई है। तो इन सभी बिंदुओं को आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और आप ये देखेंगे कि जब इस पर प्रश्न लगवाए जाएंगे अगले लेक्चर में, जो भी आपका न्यूमेरिकल है पहले लगेगा, फिर एक्सरसाइज, यदि आपको इन सभी बिंदुओं के बारे में अच्छे से जानकारी है, ये सभी बिंदु आपके दिमाग में याद हैं, सूत्र भी आपने याद कर लिया है, तो क्वेश्चन आप देखेंगे बहुत इजी तरीके से आप प्रत्येक प्रश्नों को हल करते हुए चले जाएंगे। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा। अब ये आपका जो इंट्रोडक्शन है चौथे चैप्टर का यहीं पर पूरा होता है। अब अगला जो लेक्चर होगा वह उदाहरण जितने भी दिए गए हैं उसको बताया जाएगा, और आप इसको जो है अच्छे तरीके से दोहरा लेंगे। मिलेंगे हम नए लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।